इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 रिलेशंस। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यार हमें कुछ बेसिक समझना होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये बेसिक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। देखो, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब सिंपल यार, कोई भी दो एलिमेंट जिसको हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस में मतलब गोल वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे 3,4, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। 5,6 ऑर्डर्ड पेयर, 7,8 ऑर्डर्ड पेयर, 2,3 ए कॉमा बी, ये सब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली दो एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके हम लोग गोल ब्रैकेट में लिखते हैं, इसी को बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। नोट, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट। जो ऑर्डर्ड पेयर है यार, ये कोई सेट नहीं होता है, ठीक है। सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके लिए हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करते थे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है 3,4, ये चीज लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक सेट है, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ है 3,4, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ये, अच्छा एक बात और इसमें कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नेक्स्ट, ठीक है। पहला था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड, क्या लिख रहा है यार, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मान लो एक मैंने एग्जांपल ले लिया 3,5 और एक दूसरा एग्जांपल ले लिया 5,3, तो ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जनरली अगर तुम एलिमेंट को पलट के लिख देते हो तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन सेट के केस में ऐसा नहीं था। सेट में लिखा हुआ है कि एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 3,5 और तुम उसको पलट के लिख लो, बी दूसरा सेट है उसमें 5,3, तो ये क्या है, दोनों सेट को हम लोग बोलते थे यहाँ पे दोनों सेट आपस में इक्वल है, क्योंकि सेट में क्या होता था, ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम कोई भी एलिमेंट को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नाम में ही ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डरिंग इसकी फिक्स होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर फिक्स होता है, तो 3,5 इज नॉट इक्वल टू 5,3 बोलेंगे। अगर ये दोनों लिखा हुआ है तो बोलेंगे कि दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इक्वलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर दे रखा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर है और वो आपस में इक्वल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इज इक्वल टू दिया हुआ है सी कॉमा डी, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। इसका क्या मतलब निकला कि इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 7 और 3x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 2,5। मान लो ये एक दिया हुआ है, देखो कॉमा सेपरेट करके, कॉमा के पहले एक टर्म, कॉमा के बाद एक टर्म, ये दिया हुआ है कि ये एक ऑर्डर्ड, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो ये दिया हुआ है दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये सेकंड वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 एंड 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 7/2 एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस 11/3। तो x का वैल्यू आ गया 2 माइनस 7 माइनस 5/2 हो गया, एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, 11 और 5 16/3, तो ये हो गया 16/3, ठीक है। तो जब भी दे रखा होगा इस तरीके से दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करके, तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को इससे इक्वेट कर देंगे, सेकंड वाले को सेकंड वाले से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, बस इतना ही होता है यार, इसमें और ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यार कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसको समझो कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 7, 8, ठीक है। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरली यार हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो सेट को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हो गया, फर्स्ट वाले सेट का इस एक एलिमेंट उठा लो और उसको दोनों के साथ यहाँ पे क्रॉस का मतलब यार मल्टीप्लाई नहीं हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1,7 फिर 1,8, ठीक है। फिर ये हो गया 2,7 2,8 और 3,7 3,8। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल से देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नहीं यार, तुम कितना भी सेट कर लो, 3 सेट 4 सेट 5 सेट, ठीक है, एक एक करके बताते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो सेट का ए और बी का, तो वो जो आउटपुट आएगा वो भी एक सेट ही होगा, ठीक है। डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, उसको हम लोग ए मल्टीप्लाई नहीं बोलते यार, ए क्रॉस बी बोलते हैं। डिनोटेड एज ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज फॉलो। और इसका डेफिनेशन कैसे है देखो, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी, तुम दो सेट का जब क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट देखो किस फॉर्म में आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझा, ठीक है। ये भी एक सेट बन गया, ए क्रॉस बी की है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का सेट है, ठीक है। और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे जो हम लोग पावर सेट लिखते थे, पावर सेट का जो भी एलिमेंट होता था वो अपने आप में एक सेट होता था, ठीक है। क्योंकि पावर सेट क्या होता था, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। तो उसी तरीके से जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी एक सेट होगा, लेकिन उस सेट के जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। क्योंकि दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहला वाला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट वाले सेट से, और दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाला, वो दूसरे वाले सेट से, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट डिनोटेड एज ए क्रॉस बी एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी नॉट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। जैसे यहाँ पे हमने किया, ये दो सेट ले लिया ए और बी, इसका ये हमने ए क्रॉस बी लिखा। अब अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो वो अलग होगा। नॉर्मल क्या है, ये वाला क्रॉस को इससे कंफ्यूज मत करो, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 दोनों आउटपुट आता है 15, ये अलग चीज हो गया यार, ये हुआ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन सेट में यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है, सिंबल से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब हुआ, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, मतलब पहला एलिमेंट तुम फर्स्ट वाले सेट से उठा लो, दूसरा एलिमेंट सेकंड वाले सेट से उठा लो, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा ए क्रॉस बी। अब अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या होगा, देखो फिर से एक बार लिख लेते हैं। सेट ए क्या है, 1 2 3, और दूसरा सेट जो है बी, उसमें क्या है एलिमेंट 7,8, ठीक है। अब अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हमने बी क्रॉस ए लिख रहे हैं, तो जो पहला एलिमेंट उठाएंगे वो सेट बी से उठाएंगे, ठीक है। तो 7 आ गया, 7,1 हो जाएगा, फिर 7,2 हो गया, और फिर 7,3 हो गया, ठीक है। जितना भी एलिमेंट रहता, अगर इसमें 100 एलिमेंट रहते तो यार 7 को 100 एलिमेंट के साथ हम लिखते हैं, फिर 8 को सबके साथ लिखते, ठीक है, ऑर्डर पेयर बना के। ये 7 के साथ तीनों को लिख लिए, फिर 8 के साथ तीनों को लिखेंगे, 8,1 8,2 और 8,3, ठीक है। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। तो अब तुम देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए क्रॉस बी में भी 1,7 था और बी क्रॉस ए में 7,1 है, तो भाई कोई बोलेगा कि सर सारे एलिमेंट तो सेम है, तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। अभी जस्ट हमने पढ़ा इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, अगर 3 5 और 5 3 दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है 1 7 और यहाँ पे 7,1, तो दोनों ऑब्वियसली आपस में इक्वल नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट इसका आपस में इक्वल नहीं है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली भी, ठीक है। इसका समझो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। मान लो एक सेट हमने ले लिया, इसमें ले लिया एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट ले लिया बी 7 8 9, ठीक है। तो डायग्रामेटिक कैसे बनाते हैं यार, दो सेट को इस तरीके से दो ओवल बना लो, ठीक है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और सेट ए के एलिमेंट तुम इसमें लिख दो 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट इसमें लिख दो 7 8 9, चाहे एक और ले लेते हैं, चलो इसमें 10, ठीक है। तो ए क्रॉस डायग्राम में क्या हो जाएगा,
अगर तुम पहले इसको लिखते तो क्या लिखते 1,7 1,8 1,9 1,10, फिर 2,7 2,8 2,9 2,10 3,7 3,8 3,9 3,10। तो डायग्रामेटिकली यार हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जो ये एरो से, इसको एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं या, ठीक है। जो 1 था उसको हमने चारों के साथ क्रॉस ये एरो दिखा दिया, फिर 2 के साथ, तो ये इसका हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें और ज़्यादा यार एग्जांपल से समझाने वाली कोई बात नहीं है, इतना काफ़ी। चाहे एक और एग्जांपल ले लिया छोटा सा, ABCDE, और मेरे को A क्रॉस B दिखाना डायग्राम से, तो A, ठीक है, बस ये, ठीक है। ये हो गया डायग्रामेटिक। अब इसका एक समझो, एक तरीका ये हो गया पार्टीशन प्रोडक्ट को डायग्राम के फॉर्म में दिखाने का, ठीक है। अब इसका एक होता है ग्राफिकल, ग्राफ में कैसे बनाते हैं यार, देखो फिर से वही एक सेट ले लिया 1 2 3, और एक दूसरा सेट ले लिया B 5 7, बस 5 7 ले लिया, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब यार जैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट करते थे, बस वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 तुम अगर A क्रॉस B लिखोगे तो A क्रॉस B में क्या आ जाएगा, A क्रॉस B अगर तुम लिखते हो A क्रॉस B, तो ये क्या हो जाएगा 1,5 1,7, ठीक है। फिर 2,5 2,7 और 3,5 3,7, ठीक है। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, देखो तो इसमें क्या करो, जो फर्स्ट सेट है उसमें जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उसको तुम एक्स एक्सिस पे मार्क कर लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, स्पेस ही नहीं बचा बनाने के लिए, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। ठीक है, जो भी पहला होगा, ठीक है, पहले सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसको तुम इस तरीके से एक्स एक्सिस पे मार्क कर लो, और जो दूसरे सेट में जो भी एलिमेंट है उसको इस तरीके से वाई एक्सिस पे मार्क कर लो। इसके बाद क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन तुम बना दो ऐसे, ठीक है। और यहां से भी ऐसे, ठीक है। तो अब देखो जहां पे सारी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है वो सारे पॉइंट मार्क हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, देखो 1,5 1,5 फिर 1,7, ये हो गया 1,5, ये हो गया 1,7, फिर 2,5, ये हो गया 2,5, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 2,7, ये पॉइंट हो गया 3,5, और ये हो गया 3,7, ठीक है। बस तो इस तरीके से यार, या तो बोलने का एक ये तरीका हो गया, ऐसे कर लिया, या तुम डायरेक्ट पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, डायरेक्ट पहले इसका A क्रॉस B लिख लिया और फिर डायरेक्ट पॉइंट को प्लॉट कर दिया, दोनों तरीका है, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो यही था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। अगर दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो तुम खुद से सोच सकते हो यार, अगर अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट A है, इसमें 2 एलिमेंट है 1,2, और दूसरा सेट है B, इसमें 3 एलिमेंट है 3,5,7। तो अगर हम इसमें A क्रॉस B करेंगे तो क्या आएगा, पहले 1 को तीनों के साथ लिखेंगे, 3 हो गया, फिर 2 को तीनों के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ गया, तो 2 इंटू 3। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है बस। और अगर यही रहता दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 5, और कोई क्वेश्चन है दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 8, ठीक है। फाइंड
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तुम देखो पहले वाले सेट में 5 एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में 8 एलिमेंट है, तो पहले वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट को 8वें एलिमेंट के साथ लिखोगे, फिर दूसरे एलिमेंट को 8वें एलिमेंट के साथ लिखोगे, तीसरे को 8 के साथ, चौथे को 8 के साथ, पांचवें को 8 के साथ, तो क्या हो गया 5 इंटू 8 सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये हो गया 5 इंटू 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 40 एलिमेंट्स बस। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यार बस इसमें इतना ही है, कंसेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा एक बात और, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट कितना भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो सेट ए है, इसमें है एलिमेंट 1,2, सेट बी है उसमें एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, और एलिमेंट सेट सी है, इसमें है एलिमेंट 7,9। ठीक है, अब मेरे को लिखना है फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, वो अपने आप में एक सेट आ जाएगा, और फिर उसको सी के साथ क्रॉस कर दो। तो पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1,3, 1,4, 1,5। ठीक है, फिर 2,3, 2,4, 2,5, ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, और सी हमारे पास क्या है 7,9। तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट को पहले ये सारे एलिमेंट को 7 के साथ लिखेंगे और फिर ये सारे एलिमेंट को 9 के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1,3,7, 1,3,7, फिर 1,4,7, फिर 1,5,7, फिर 2,3,7, फिर 2,4,7, फिर 2,5,7। ठीक है, ये क्या हुआ, हमने ये सारे एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ लिख लिया, अब फिर ये सारे एलिमेंट को 9 के साथ लिखो, तो हो जाएगा 1,3,9, फिर 1,4,9, फिर ये हो गया 1,5,9, और फिर ये 2,3,9, फिर 2,4,9, फिर 2,5,9। ठीक है, तो ये आ गया 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से यार हम कितने भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक बात जो ये तो हो गया पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिए यार, इसमें बहुत ज़्यादा तो यार नहीं है, कुछ भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने का इतना ही था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए था। तो अब इसके बेसिस में डायरेक्ट भी हम लोग रिलेशन अब पढ़ सकते हैं इतने कंसेप्ट के बेसिस में, लेकिन पहले यार बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझो कि हम अगर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी एक सेट, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट हो जाए या वॉइड सेट, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू नल सेट और बी इज इक्वल टू नल सेट, दोनों में से अगर कोई भी एक नल सेट हो गया तो पूरे का वैल्यू नल सेट हो जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके ऊपर। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, ये सब तो यार हमने बता दिया। एक दिया हुआ है ए और बी, फाइंड ए क्रॉस बी, तुम लोग लिख लोगे खुद से, बी क्रॉस ए वो भी लिख लेना। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, देखो ए का ए के साथ ही क्रॉस करने बोल रहा है। एक सेट है ए कॉमा बी और दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा बताओ। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो सेट ए को क्या करो तुम 2 बार लिख लो। ठीक है, ए क्रॉस ए लिखना है तो मतलब पहला वाला एलिमेंट जो उठाएंगे हम इसका वो सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट वो भी कहाँ से उठाएंगे, सेट ए से। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ऐसे करो, सेट ए को एक बार लिख लिया, इसमें है ए कॉमा बी, और जो दूसरा सेट है ए उसमें भी क्या है ए कॉमा बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाया उसको दोनों के साथ लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया उसको दोनों के साथ लिखा, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, और फिर बी कॉमा ए, और फिर बी कॉमा बी। ठीक है, उसी तरीके से ये दिया हुआ है बी, हमें लिखना है बी क्रॉस बी। ठीक है,
तो बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बी सेट को 2 बार लिख लिया, सेट बी में है 1 2 3 और फिर से एक बार सेट ले लिया बी 1 2 3, ठीक है। अब लिख दिया बी क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को तीनों के साथ लिख लिया, फिर 2 को तीनों के साथ और फिर 3 को तीनों के साथ, तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3 और ये पूरा एक सेट है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, तो यार वो जो आता है वो भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे यूज होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट हुज एलिमेंट इज ऑर्डर्ड पेयर। उसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ दे रखा है, ये ए बी सी 3 सेट दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख लेना, अभी बता दिया। इसके बाद देखो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें दिया फाइंड एक्स एंड वाई इफ x प्लस 3,5 इज इक्वल टू 6,2x प्लस वाई, ये दिया हुआ है। देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देख के समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर है और दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होगा, सेकेंड वाला इसके बराबर होगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 एंड 5 इज इक्वल टू 2x प्लस, क्या लिखा होता है, 2x प्लस वाई। यहाँ से क्या हुआ, हमें x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस y 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो y का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। तो यही बोल रहा था, फाइंड x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड a क्रॉस b क्रॉस यार लिख लोगे। फिर दिया हुआ है a और b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, फाइंड a क्रॉस b यूनियन c। इसका मतलब क्या हो गया, पहले बोल रहा है कि b और c का यूनियन कर लो और उसके बाद a क्रॉस b यूनियन c लिखो। तो पहले देखो b और c का यूनियन क्या हो जाएगा, b यूनियन c क्या होगा, b और c को मिला दो, तो इसमें भी 3 4 है, इसमें 3 है, तो 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, तो b यूनियन c क्या हो गया 3, 4 और 1, 5 ठीक है, ये हो गया। अब हमें लिखना है, और सेट ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 2 2 3। अच्छा अब एक बात तुम रिकॉल करो, सेट ए में क्या है, 2 को 2 बार लिखा हुआ है, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 बार लिखा हुआ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इस यहाँ से इस 2 को हटा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब या तो ये 2 2 बार लिखा हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी है, सपोज करो अगर ऐसा रहता क्वेश्चन यहाँ पे 2 एक एलिमेंट 2 बार रहे तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। ये हो गया ए। तो अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हम कहां से उठाएंगे, सेट ए से, 1 के साथ ये चारों को लिख लिया, तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4 1 1 1 5 इज इक्वल टू 1 3, ठीक है। फिर 1 4, फिर 1 1 और 1 5, ठीक है, 1 के साथ लिख लिया सबको। फिर 2 3 2 4 2 3 2 4 2 1 और 2 5, फिर 3 के साथ सबको लिख लिया, 3 3 3 4 3 1 और 3 5, यार इन सब के बीच में भी कॉमा लगा देना, ठीक है। और ये पूरे को करली ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक सेट है, सेट को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये सारे इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है। बस यही था, ठीक है। बाकी यार खुद से कर लेना, ये सारा कुछ इसमें है नहीं एक्सप्लेन करने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, सेट लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है, देखो रोस्टर ये सेट विल्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम लेस देन 5, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख लोगे। यार देखो बी के अंदर क्या आ गया, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो है और वो प्राइम भी है, और लेस देन 5, तो 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ, सिर्फ 2 और 3, तो बी के अंदर क्या आएगा 2 3। अब कोई बच्चा बोलेगा नेचुरल नंबर था तो इसके अंदर 4 भी आना चाहिए, तो भाई तुम्हें फिर रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ में नहीं आया। ये भी एक कंडीशन है, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है एंड वो प्राइम नंबर भी है और 5 से छोटा भी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 3। अब ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिख लेना। इसके बाद दिया हुआ है 5 नंबर में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये दो से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, फाइंड बी क्रॉस ए हमें फाइंड करना है। तो सिंपल यार पलट के लिख दो, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर पलट जाएंगे।
तो ए क्रॉस बी अगर दिया हुआ है तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1 है तो 1 कॉमा ए हो गया, ए कॉमा 5 है ये 5 कॉमा ए हो गया, फिर ए कॉमा 2 है 2 कॉमा ए हो जाएगा, बी कॉमा 2 2 कॉमा बी हो गया, और फिर 5 कॉमा बी हो गया, और फिर 1 कॉमा बी हो गया। ठीक है, ये बीच में भी यार कॉमा भूलना मत। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लिखो। ए दे रखा है एक सेट, फाइंड फ्रॉम इफ ए इक्वल टू दिस फॉर्म द सेट ए क्रॉस ए। ठीक है, देखो हमें बनाना है, एक सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, उसके दो ही एलिमेंट है 1 कॉमा 2, और हमें क्या फाइंड करना है, उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। 3 बार सेम सेट लिखा हुआ है, तो पहले क्या करो, ए क्रॉस ए फाइंड कर लो, फिर ए फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ए को 2 बार लिख लिया, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ए में है 1 कॉमा 2, और फिर से ए लिख लिया 1 कॉमा 2। तो अब ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 को दोनों के साथ लिखा, 2 को दोनों के साथ लिखा, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2। ये हमें मिल गया ए क्रॉस ए। अब फिर लिखना ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस ए में से पहला एलिमेंट उठाया। ठीक है, और इसको अब काट दो, हटा दो, ए क्रॉस ए ये पूरा हो गया, और उसको ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो 1 कॉमा 1 को के साथ लिखा 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1 हो गया, फिर 1 कॉमा 1 कॉमा 2 हो गया, 1 कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है, फिर 1 कॉमा 2 कॉमा 1 और 1 कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक, फिर 2 कॉमा 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक है, तो इससे यार एक फायदा है कि गलती होने का चांस, मतलब काफी बेसिक सी चीज है कि इसमें यार बोलोगे सर इतना लिख के ऐसे कर रहे हैं, लेकिन काफी बेसिक सी चीज है यार, लेकिन कि गलती ना हो तो लिख लिया यार, लिखने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ताकि अगर गलती होने का चांस ही खत्म हो गया, और स्टार्टिंग है, अगर समझ में आ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो इसको ऐसे ही हवा में सॉल्व कर लोगे माइंड में, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यार इनफैक्ट ये सब जो भी बता रहे हैं यार, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, काफ़ी बहुत बेसिक लेवल सी चीज़ें हैं। रिलेशन पढ़ने के लिए हम लोग ये सब बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, अभी तक चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है। इसके बाद देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को समझो तो तुम क्या लिखा हुआ है, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, आर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। बताओ तो जरा तुम, इसका क्या मतलब हुआ सोच के, कि आर क्या है, रियल नंबर, मतलब आर का आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसको तो यार रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही नहीं जा सकता। कैसे लिखोगे, 1 फिर 2 कॉमा 3, तो बीच के नंबर कहाँ गए, 1 और 2 के बीच में भी तो रियल नंबर में तो हजारों इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखते हैं, आर को कैसे लिखोगे यार, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, बस यही लिखते थे। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, तो 1 भी हो गया, 1.1 भी हो गया, 1.001 भी हो गया, 1.9 सारे नंबर आ गए। तो हमें आर क्रॉस आर करना है, तो आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, दो सेट है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा, तो इसको नाम दे दिया x, y। ठीक है, पहला जो एलिमेंट है वो हमने उठाया है इस वाले r से, दूसरा जो एलिमेंट है वो कहाँ से हमने उठाया, इस वाले r से, सच डेट x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, दोनों ही r से बिलोंग कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे लिखा रोस्टर फॉर्म में। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यार ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 1.1, 1.2, 1.3, और ये y का वैल्यू भी 1, 1.2, 1.3। इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट हैं, ये r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ठीक है, एक प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है वो सारे आ गए ना इसके अंदर। देखो इस प्लेन पे क्या, अगर यहाँ पे मैं ये डॉट लगाया तो ये इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करो ये 1,1 होगा मान लो। ठीक है, इसी के यहाँ बगल में पॉइंट लगाया तो ये क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग, और ये यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ गया। हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई पॉइंट है, एक्स का कुछ वैल्यू है, वाई का कोई वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, आर क्रॉस आर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द प्लेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है
आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, तो ये 3 डायमेंशनल मतलब पूरे स्पेस में, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट होगा। स्पेस में जो भी पॉइंट होता है उसका 3 कोऑर्डिनेट होगा, और प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसका 2 कोऑर्डिनेट, प्लेन पे सॉरी जो भी पॉइंट होता है उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा। तो आर क्रॉस आर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, ठीक है। What do the Cartesian product R cross R and R cross R represent? तो R cross R represent all points on the plane and R cross R represent all points in the space, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ए, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसे हमें क्या लिखना है, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए कॉमा बी सच डेट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है वो होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो एक बार और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार ए के प्लेस पे हमने 0 पुट किया, अगर ए के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो बी का क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ए हमने 0 पुट किया, अगर ए का वैल्यू ले लें इसमें 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस बी तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ गया। अगर ए के प्लेस पे हमने लिया 1, ठीक है, अगर ए के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, और फिर 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक। और फिर ए के प्लेस पे रखा 2, तो 2 प्लस 2 2 इंटू 2 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ गया 1। और ए के प्लेस पे रखा 3, तो 2 3 जा 6, और 6 उधर जाके माइनस होगा, तो 5 माइनस 6 बी का वैल्यू आ गया -1 आ जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ था कि ए और बी होल नंबर होना चाहिए, तो ए का वैल्यू 3 पुट करना इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू -1 आ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस अब इसके आगे तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे ए का, तो बी का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो बस और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, ए इज इक्वल टू 0,5, 1,3 और एक बन गया 2,1, ठीक है, क्लियर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, और ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, और फाइंड ए एंड बी हमें फाइंड करना है। कि डायरेक्ट यहीं से देखते हैं। दिया हुआ है ए क्रॉस बी, a, 1 b, 3 a, 3 b, 1 a, 2 b, 2 फाइंड ए क्रॉस बी। देखो तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो जो भी इसमें पहले एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सारा किससे बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए से, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सब किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ये पहला एलिमेंट आ गया ए, फिर ये दूसरा एलिमेंट आ गया बी, और फिर ये तीसरा एलिमेंट आ गया ए। तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। फिर बी भी आ चुका है, फिर ए तो ए आ चुका है, फिर बी तो बी आ चुका है। तो बस इस सेट के अंदर क्या होगा, ए के अंदर 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। फिर लिखते हैं बी, सेट बी में क्या हो जाएगा, ये आ गया 1, फिर ये आ गया 3, फिर ये 3 फिर से नहीं लिखेंगे, फिर ये 1, फिर ये आ गया 2, और फिर 2, तो बस ठीक है। तो ये क्या आ गया, सेट ए के अंदर क्या हो गया, एलिमेंट ए और बी के अंदर क्या हो जाएगा 1 3 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें दिया हुआ लेट ए एंड बी बी 2 सेट सच डेट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। दिया हुआ 2 सेट है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के अंदर लेट ए एंड बी 2 सेट दिया हुआ है सच डेट दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है, ठीक है। इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर, देखो ये क्वेश्चन यार तुम खुद से बनाओ एक बार वीडियो पॉज करके। ए क्रॉस बी का 3 एलिमेंट दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट होगा, जिसमें से 3 एलिमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक हो गया 1,4, एक हो गया 2,6 और एक हो गया 3,6, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि
फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस है तो ए क्रॉस बी फाइंड करने बोला जा रहा है, मतलब पूरे 6 एलिमेंट हमें बताने होंगे, ठीक है। और जब ए क्रॉस बी मिल जाएगा तो पलट के लिख देंगे बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का देखो, इससे क्या होगा, तुम पता लगाओ कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होगा, तो 3 होगा उस सेट के अंदर। सेट ए के अंदर क्या होगा 3, फिर ये 1 होगा, ठीक है, और ये 2 होगा। और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो सेकेंड वाले 6, 4 और 6। तो 6, 4 आ गया, 6 को 2 बार नहीं लिखेंगे। इससे क्या हुआ, हमें कुछ एलिमेंट दे रखा था ए क्रॉस बी का, उससे हमने सेट ए और बी पता लगा लिया। तो इससे पता चला कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2, तो 3 2 जा 6, यानी ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो हम 6 एलिमेंट को लिख सकते हैं कैसे, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3,6, 3,4, फिर 1,6, 1,4, फिर 2,6, 2,4, ठीक है। तो बस अब बी क्रॉस है, पलट के लिख लेना यार इसको अपने से, ठीक है। यही था। इसके बाद कुछ और यार, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, दिया हुआ है कि देखो दोनों ही सेट ए है, ठीक है, और 9 एलिमेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों में 3, ए में 3 एलिमेंट होंगे तब ना, 3 × 3 9 बनेगा, और तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों सेट सेम है, ठीक है। और दोनों सेट सेम होता है तो जो भी इसमें नंबर आएगा वो तुम्हारा कौन सा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। अगर जैसे ए में 4 एलिमेंट होता तो 4 × 4 16 हो जाता, ए में 5 एलिमेंट होता तो 5 × 5 25 एलिमेंट हो जाता, ठीक है। 9 एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमॉन्ग विच आर फाउंड, कुछ 2 एलिमेंट दे रखे हैं यार। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, लेकिन उसका 2 एलिमेंट दे रखा है, एक -1,9 एंड 0,1। तो अब देखो ये जो एलिमेंट है -1, ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। ये 9 नहीं है यार, अगर 9 होता तो 4 अलग अलग एलिमेंट हो गए ना, तब तो 9 हो ही नहीं सकता था, इसलिए मेरे को यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए के 2 एलिमेंट दे रखे, एक -1,0 और एक 0,1। तो ये -1 है, ये भी सेट, देखो तुम इसको ऐसे समझ रहे हो, जो -1 है ये फर्स्ट वाले सेट का हो गया, ये जो 0 है वो सेकंड वाले सेट का हो गया। तो यार दोनों सेट तो सेम ही है ना, तो ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए के अंदर ये जो -1 आ गया, और ये 0 भी सेट ए का ही एलिमेंट है, ठीक है। और फिर ये 0 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और फिर ये 1। तो यानी सेट ए के अंदर हमें 3 एलिमेंट पता चल गए। तो जब 3 एलिमेंट हमें पता चल गए तो फाइंड द सेट ए, सेट ए हमें मिल गया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए का हमें रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करना है। तो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए यहाँ पे, तो ठीक है, ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, तुम 2 बार ए लिख लो, ए इज इक्वल टू -1,0,1, और फिर ए इज इक्वल टू -1,0,1। अब ए क्रॉस ए लिखना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो -1 को तीनों के साथ लिख दिया, -1 के साथ -1, -1, फिर -1,0 और फिर -1,1, ठीक है। और फिर 0, -1, 0, -1, 0,0 और 0,1, और फिर 1 के साथ तीनों को 1, -1, फिर 1,0 और ये 1,1, ठीक है। तो बस ये हो गया। तो यार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट भी यहाँ से अगर समझ में आ रहा तो -1 के साथ तीनों को लिख दिया, -1, -1, -1,0, -1,1, फिर 0 के साथ तीनों को लिखा 0, -1, 0,0, 0,1, और फिर 1 के साथ तीनों को लिखा 1, -1, 1,0 और 1,1, ठीक है। ये सिर्फ है समझाने के लिए। अब समझ में आ गया तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब अगर हमें आगे आता है, मान लो कोई सेट ए में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, और ए क्रॉस ए हमें लिख के दिखाना है, तो अब हम 2 बार नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे 1 के साथ चारों को। तो ये क्या हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2 के साथ 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, फिर 3 के साथ उसी तरीके से यार, तो 16 एलिमेंट इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है लेट
ए एंड बी टू सेट सच डेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दे रखा 2, तो 5 दूनी 10, ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट्स हो जाएगा। और दिया हुआ इफ ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट एंड ये आर इन ए क्रॉस बी, कुछ ये 5 एलिमेंट दे रखे हैं, ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट बनेंगे, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे, फाइंड ए एंड बी बोल रहा है, ए और बी खोजो। तो यार क्या ए और बी खोजो भाई, इसमें क्या खोजने लायक है। पहले वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, तो सेट ए में क्या एलिमेंट आ जाएगा, ए बी सी डी ई, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और जो बाद वाला एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर आ गया। तो 2,3 2,3 2, तो बस तो 2,3 बाद में बस 2 ही हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल रहा है 2,3, तो ये आ गया। फाइंड ए एंड बी, बस खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें दिया हुआ लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ग्राफिकली। तो यार ग्राफिकली अभी मैं बता चुका हूँ, बस इसको प्लॉट कर देना। और इफ ए एंड बी दे रखा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मतलब यार वही डायग्राम वाला मेथड, तो इसको चलो कर दिया, इसको ऐसे बना लिया। ए क्रॉस बी दिखाना है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सेट ए, ये बी। ए में क्या है 1 3 5 और बी में है एक्स कॉमा वाई, तो ए क्रॉस बी दिखाना इस तरीके से। ठीक है, उसी के बाद ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस ए दिखाना है, ये था हमारा ए क्रॉस बी। अच्छा एक बात और, ये एरो देना मत भूलना, नहीं तो यार गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब पहले ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये एरो अगर तुम नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा बी से ए की तरफ आ रहा है कि ए से बी की तरफ, तो एरो ज़रूरी है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था अभी। तो ये इस तरीके से सारे एरो तुम यहाँ पे दिखा देना भाई, मतलब छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बी क्रॉस ए लिखना है, तो बी को पहले लिख लिया। ठीक है, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए, और बी में दिया हुआ था एक्स वाई, ए में था 1 3 5। ठीक है, इसके बाद ए क्रॉस ए, तो दोनों ए बना लिया, और ए में एलिमेंट है 1 3 5, 1 3 5, यहाँ भी आ गया 1 3 5। ठीक, क्लियर यार, बी क्रॉस बी वैसे ही हो जाएगा। तो बस इतना था यार, इतना कंसेप्ट मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गया। आई होप कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या चैप्टर ही यार हमारा रिलेशन, तो रिलेशन के लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी था। चलो बाय बाय।